Hi everyone, welcome back. So in this video we will discuss about third important gas law which is Gay-Lussac law. ओके तो हमने जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है वो पहले रिकैप कर लेते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ कवर किया है. ओके हमने चार्ल्स लॉ भी पढ़ लिया है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरे देखे होंगे तो जो मैंने चार्ल्स लॉ की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आपको कि जो ये गैस लॉज होते हैं वो उसमें हम क्या 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 पढ़ते हैं. हमने जो स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. तो ये जो गैस लॉज होते हैं वो किसी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे रिलेशन देती हैं, ठीक है. जैसे कि जो बॉयल्स लॉ होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है, ठीक है. क्या बोलता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ओके और यहाँ पे क्या होता है बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ अमाउंट ऑफ गैस विच इज़ टेकन, तो वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है. तो यहाँ पे किसी दो के बीच में आप रिलेशन दे रहे हो और जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स वो कांस्टेंट रह रही हैं, ठीक है. सिमिलरली अगर आपको चार्ल्स लॉ का निकालना है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है. और वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है और अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है. अब सिमिलरली यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा गे-लुसाक लॉ, ठीक है. गे-लुसाक लॉ इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू चार्ल्स लॉ. अगर आपने चार्ल्स लॉ की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है. तो गे-लुसाक लॉ में क्या हो रहा है कि गे-लुसाक लॉ जो होता है वो हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर पे रिलेशन होता है, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर पे रिलेशन दे रहे हैं तो हमारी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ क्या हो गई, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस. ओके तो यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा. अब देखिए जो चार्ल्स लॉ था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें हमने एक डेरिवेशन किया था. वो डेरिवेशन क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप हमने डिराइव किया था. उसके बाद जो एक्सप्रेशन निकल के आया था वो क्या था, वी टी इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस स्मॉल टी अपॉन 273. तो यहाँ पे जो वी नॉट होता है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे स्मॉल टी क्या होता है, स्मॉल टी टेम्परेचर होता है. जितना आपने टेम्परेचर राइज़ किया है या फिर जितना टेम्परेचर फॉल हुआ है, मतलब कि डिक्रीज़ हुआ है उतना टेम्परेचर, वो ये टेम्परेचर होता है, ठीक है. और ये जो टेम्परेचर होता है उसकी यूनिट यहाँ पर क्या होती है, वो होती है डिग्री सेल्सियस, ठीक है. यहाँ पे हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं. एक और फार्मूला होता है चार्ल्स लॉ में जो मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था आपको, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ठीक है. ये मैंने फार्मूला बताया था आपको. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो टी आप टेम्परेचर ले रहे हो वो टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल पे होगा, ठीक है. ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल पे होगा और जो इस फॉर्मूले में आप टेम्परेचर का यूज़ करोगे वो हमेशा डिग्री सेल्सियस पे होगा. और एक और मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको केल्विन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे आप, अगर सपोज दैट स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको उसको केल्विन में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, जो स्मॉल टी है आपको ऐड कर देना है इसमें 273. ओके 273 जैसे ही आप ऐड करोगे वहाँ से जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो आएगा आपका केल्विन में, ठीक है. ये भी इम्पॉर्टेंट होता है.
ठीक है। तो यहाँ से मैंने रिकैप कर दिया आपको। अब हम स्टार्ट करेंगे गे-लुसाक लॉ। तो गे-लुसाक लॉ इज़ नथिंग बट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस। ओके, तो जैसे चार्ल्स लॉ में हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखा था, वहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर आपका जो वॉल्यूम होने वाला है वो उसमें 1/273 अमाउंट आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। या फिर अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हो तो वो जो वॉल्यूम होगा वो 1/273 आपका अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गे-लुसाक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम a given amount of gas pressure increases or decreases by 1/273 of its pressure at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in टेम्परेचर। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि गे-लुसाक साइंटिस्ट ने दिया था। अब इन्होंने एक एक्सप्रेशन निकाला। अब डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे बिकॉज हमने चार्ल्स लॉ में ऑलरेडी डेरिवेशन कर रखा है, ठीक है। तो उसी के जैसा है सिमिलरली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम की प्लेस में आपका प्रेशर है, ठीक है। तो आप जैसे आपको ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद है तो आप गे-लुसाक का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, PT इक्वल्स टू P0 1 + T/273, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आपने लिया है स्मॉल t वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में रहेगा, और ये जो P0 है आपका वो है प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब जो प्रेशर होगा गैस का वो होगा आपका P0। ओके, अब जब आपने टेम्परेचर राइज़ किया है बाई T अमाउंट, ठीक है, T टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ कर दिया है तो जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा आपका PT, ठीक है। अब आप इसी एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हो, PT इक्वल्स टू P0, आपको सिंपली एडिशन, जैसे फ्रैक्शन का एडिशन करते हो वैसे करना है, 273 प्लस स्मॉल t/273, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो टेम्परेचर है अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो आपको 273 से ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, ठीक है, 273 से डिग्री सेल्सियस ऐड हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पे ये क्या है, 273 इज़ नथिंग बट टेम्परेचर इन केल्विन फॉर 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में 273 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, T0। ओके, तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, PT इक्वल्स टू P0 T/T0। ओके, अब आपने इसको सही से लिखना है, PT
अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू टी अपॉन टी नॉट। ओके, यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि आपका जो ये यहाँ से ये एक्सप्रेशन को एक तरह से और लिखा जा सकता है। वो कैसे, पी टी अपॉन टी इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो प्रेशर है और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, पी अपॉन टी इक्वल्स टू ऑलवेज एंड ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे जो अगर कांस्टेंट आ रहा है आपका, तो कांस्टेंट मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आपका अगर सपोज दैट स्मॉल के इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो जो स्टार्टिंग में हम लोग जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हम लोग ले रहे हैं कांस्टेंट, उसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे के किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस। ओके, तो यहाँ से ये आ गया। अब मुझे आपको एक और बात बतानी है, यहाँ से जो ये प्रेशर है, यहाँ से क्या शो हो रहा है, प्रेशर जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये जो टेम्परेचर आपने लिया है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका केल्विन में होगा। ठीक है, ये एक रिलेशन है, ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो गे लुसाक ने दिया। उससे जो उन्होंने कंक्लूज़न निकाला था वो यही है कि जो प्रेशर होगा हमारा गैस का वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, ओके, सो हमने एक्सप्रेशन देख लिया है गे लुसाक लॉ का, और स्टेटमेंट भी देख लिया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी देख लिए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द ग्राफ रिलेटेड टू गे लुसाक लॉ। जो गे लुसाक का ग्राफ होता है, इम्पॉर्टेंट ग्राफ, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे गे लुसाक लॉ में हमने प्रेशर और टेम्परेचर पे रिलेशन देखा है। ठीक है, और वो रिलेशन क्या था कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जो टेम्परेचर था वो किस पे था, वो केल्विन पे था। ठीक है, तो एक ग्राफ आता है इसका, ग्राफ लाइक दिस। इसके वाई एक्सिस पे हम लोग प्रेशर लेते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर लेते हैं इन केल्विन। ठीक है, अब अगर हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो ग्राफ होता है ये वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसा ग्राफ मिल जाता है जहाँ पे अलग अलग वॉल्यूम पे वो ग्राफ गिवन है, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो आपको कैसे उसको टैकल करना है, मतलब कि अलग अलग वॉल्यूम पे अलग अलग ग्राफ होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट कि मैंने ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया आपको। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया है मैंने आपको, और मैंने बोला है कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है आपका, ये वाला ग्राफ आपका V मैंने आपसे पूछा है कि जो V1, V2, V3, V4 इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आपको ऑर्डर में अरेंज करना है इसको अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, आपको अरेंज करना है, तो आपको कैसे करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने बॉयल्स लॉ की मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मैं आपको इस स्टेट्स ऑफ मैटर की वीडियोज़ का प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से कि कैसे करते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद रखनी है। वो क्या होती है, PV इक्वल्स टू NRT। ठीक है, अभी हमने इसका डेरिवेशन नहीं देखा आइडियल गैस इक्वेशन का, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। जितना भी ये गैसेस लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं का यूज़ करके हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू NRT। तो यहाँ पे आपने जो ये गे लुसाक लॉ आप पढ़ रहे हो,
गे-लुसाक लॉ जो आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो और जो टेम्परेचर है उस पर रिलेशन आपने फाइंड आउट किया है। और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है आपके, तो ठीक है कांस्टेंट है। अब आप देखिए, और जो आर होता है वो क्या होता है, आर इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, आर भी एक कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है यहाँ पर, और जो आपका वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट है। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, वो क्या होगा, पी वी इक्वल्स टू टी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है। अब देखिए आप, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है हमें पता है, अब हमें प्रेशर देखना है कि प्रेशर और टेम्परेचर पे कैसे रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वॉल्यूम का क्या ऑर्डर रहेगा, हम कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर को आप किसी भी एक्सिस को आप कांस्टेंट ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, उसको हमने कांस्टेंट वैल्यू ले लिया है। अब तो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे हम फाइंड आउट करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा, सबका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर लिया है, सारे ग्राफ्स का टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक ही टेम्परेचर पे आप निकाल रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा, यहाँ से आप ही मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा। तो V4 का जो प्रेशर होगा यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद V3 होगा, फिर V2, और सबसे कम किसका प्रेशर होगा, वो होगा V1 का, ठीक है, V1 वाला जो ग्राफ है उसका सबसे कम प्रेशर होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब देखिए आप जो, अब आप देखिए ये जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, कि बॉयल्स लॉ बोलता है कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर आपका जो V4 वाले ग्राफ का प्रेशर सबसे ज़्यादा आया है तो इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, वॉल्यूम सबसे कम होने वाला है, ठीक है, तो V4 में मुझे पता चल गया कि सबसे कम होगा। अब सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका प्रेशर सबसे कम होगा उसका ही वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये वाले जो ग्राफ है, जो V1 का ग्राफ आपको यहाँ पे शो हो रहा है, वो क्या होगा, सबसे वॉल्यूम जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो V1 सबसे ज़्यादा होगा, और फिर उसके बाद V2 हो जाएगा, फिर आपका V3 आएगा, फिर V4 होगा, तो ये आपका इंक्रीजिंग वॉल्यूम में ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गे-लुसाक लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।